Audio Jungle. Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I am launching this new series, Economy Previous Year Question Series for targeting UPSC Prelims 2021 examination. Why previous year question? You will get to know that in a while. But let's talk about UPSC examination. As you know, there are 3 stages in the examination: pre, mains and interview. Now, when an aspirant starts to prepare for the exam, it starts to prepare from the mains perspective. Why, sir? Because mains is a game of facts and concept. If you have to write very good answer, then you have to give concept and comprehend that concept with fact. Then only your answer will look very satisfactory to the examiner and examiner will give you marks. अगर आपको बहुत एक अच्छा आंसर लिखना है तो आपको पहले कॉन्सेप्ट देना होगा और उस कॉन्सेप्ट को अपने फैक्ट के साथ कॉम्प्रिहेंड करना होगा, कोई रिपोर्ट के बारे में बताना होगा, उसके डेटा के बारे में बताना होगा, तब वो जाकर आपका आंसर वेल सेटिस्फैक्टरी लगेगा एग्जामिनर को और एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा. So mains is a game of facts and concept. But to reach mains, you have to cross a hurdle called prelims examination. And prelims is a game of practice. The first formula of this class is P is equal to P. Prelims is equal to the game of practice. And what is interview? Interview is basically the interview. So prelims is a game of practice. Now question will be practice of what? Sir, किसकी practice करें? Practice of facts, elimination technique, concept and common sense. जी हाँ, common sense की भी practice. When we are under tremendous pressure, our common sense doesn't work. हमारा common sense काम नहीं करता और वो काम करे इसकी भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. तो हम करेंगे फैक्ट की प्रैक्टिस, एलिमिनेशन टेक्निक की, कॉन्सेप्ट की एंड कॉमन सेंस की, वो भी थ्रू PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? दे आर द विंडो टू द यूपीएससी क्वेश्चन मेकर. जो वहां पर क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं ना, वो किस माइंडसेट से वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, अगर ये पता करना है ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल गिव यू द डायरेक्शन कि किसी भी टॉपिक को किस डायरेक्शन में अप्रोच करना है. अगर उस डायरेक्शन में आप अप्रोच करेंगे तो एग्जामिनर अगर उसी डायरेक्शन में पूछ रहा है तो आप उसको जल्दी पकड़ लेंगे, है ना, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर विंडो टू द यूपीएससी क्वेश्चन मेकर्स एंड दे गिव यू द डायरेक्शन एंड डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. The second formula of this class is D is equal to D. Direction is equal to destination. Direction is so important, so important. If your direction is wrong, then you will never reach your destination, no matter how much hard work you are putting. There's a formula of smart work. What is smart work? Hard work in right direction. आप हार्ड वर्क कीजिए पर राइट डायरेक्शन में कीजिए. एक एग्जांपल लीजिए, आप लेट्स से आप न्यू दिल्ली में हैं और आपको यहाँ पर मनाली जाना है. हाँ भाई, ठंडी का मौसम चल रहा है, मनाली जाना है आपको, लेकिन आप मुंबई की तरफ 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगे. आप सुनामी की स्पीड से भी तेज दौड़ेंगे ना, तब भी आप बिलीव कीजिए मुझे, कभी भी आप मनाली नहीं पहुंचेंगे. नो मैटर हाउ मच यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क, आप कभी मनाली नहीं पहुंचेंगे, मुंबई जरूर पहुंच जाएंगे. लेकिन बिलीव मी, अगर आप 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी अगर मनाली की तरफ अप्रोच करेंगे ना, तो वन डे विल डेफिनेटली कम व्हेन यू विल रीच मनाली. दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्शन विल लीड टू योर डेस्टिनेशन. समझ रहे हैं इस बात को? तो व्हाट इज स्मार्ट वर्क? हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन. अगर थोड़ी सी डायरेक्शन और मोड़ लें तो हो सकता है आप लवासना की तरफ भी पहुंच जाएं यहां पर. तो आपके लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. और डायरेक्शन कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर द विंडो टू द यूपीएससी क्वेश्चन मेकर एंड दे विल गिव यू द डायरेक्शन कि किसी भी टॉपिक को किस ढंग से अप्रोच करना है. तो हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे फैक्ट की, एलिमिनेशन टेक्निक की, कॉन्सेप्ट की एंड कॉमन सेंस की थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये पूरा सीरीज लॉन्च करने का बिहाइंड जो लॉजिक है, ये समझ में आया? आइए सवाल पे पहुंचते हैं. 2013 यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन: इन इंडिया, deficit financing is used for raising resources for economic development, redemption of public debt, adjusting the balance of payment, reducing the foreign debt. Which type of question is this? Conceptual question. What is deficit financing? अगर आपको ये टर्म पता है deficit financing क्या है, तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा. समझते हैं इसको, एनालाइज करते हैं. What is deficit financing? Yes, what is deficit financing? Let's break the term. Deficit and financing.
व्हाट इज फाइनेंसिंग? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फाइनेंसिंग किसे कहते हैं? लेट्स से इन माय क्लास देयर 100 स्टूडेंट्स एंड आई हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ 1000 रुपीज। तो मुझे 1000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने अभी सभी स्टूडेंट से 100 स्टूडेंट से कहा कि आप केवल 10 रुपीज कंट्रीब्यूट कर दीजिए, तो मेरे पास 1000 रुपीज हो जाएंगे। तो सभी ने मुझे 10-10 रुपए कंट्रीब्यूट कर दिए। इन इकोनॉमिक टर्म्स दे हैव फाइनेंस्ड मी। तो उन्होंने क्या की? फाइनेंसिंग की। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो मुझे किसी अमाउंट की जरूरत है और सब लोगों ने मुझे मिलके फाइनेंस किया, इसे बोलते हैं फाइनेंसिंग। एंड व्हाट इज डेफिसिट? डेफिसिट क्या होता है? मान लीजिए आपकी पॉकेट है, इसमें कहीं ना कहीं से कुछ इनकमिंग है, यानी कुछ पैसे आपके आते हैं, उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू। और कुछ आप एक्सपेंडिचर करते हैं या नहीं? लेट से आपने 100 रुपए का रेवेन्यू आपके पास आता है और आप 120 रुपए का एक्सपेंडिचर करते हैं। अरे सर, ये 20 रुपए ज्यादा एक्सपेंडिचर आपने कैसे कर दिया? अरे अपने दोस्त से लोन लेके कर दिया भाई। लेकिन पॉइंट क्या है, आपने 120 रुपए का एक्सपेंडिचर कर दिया, दैट मीन्स आपका एक्सपेंडिचर जो है आपके रेवेन्यू से ज्यादा हो गया, विच मीन्स कि आपको घाटा हो गया। और घाटे को ही बोलते हैं क्या? डेफिसिट। तो व्हाट इज डेफिसिट? डेफिसिट की मीनिंग होता है कि आपका रेवेन्यू जो है, आपका एक्सपेंडिचर जो है आपके रेवेन्यू से ज्यादा है, इसलिए आपको घाटा हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये घाटा जो 20 रुपए का आपको हुआ, ये आपने इस 20 रुपए का एक्सपेंडिचर ज्यादा कैसे किया था? किसी से बोरो करके, यानी किसी से फाइनेंस करवा के। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब समझ में आया कि आपने अपने डेफिसिट को, आप ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो आपके अपने रेवेन्यू से, तो उस बढ़े हुए एक्सपेंडिचर को आप किसी से फाइनेंस करवा रहे हो, इसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। और बात हो रही इंडिया की। इंडिया का मतलब है डेवलपिंग नेशन की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। और डेवलपिंग नेशन में जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ढेर सारा एक्सपेंडिचर करती है। क्यों भाई एक्सपेंडिचर ज्यादा क्यों करना पड़ता है? अरे नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, जैसे कि नई रोड्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, कैनल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, बिल्डिंग्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, इंडस्ट्रीज क्रिएट करनी पड़ती हैं, ये सो नो, नई वेलफेयर स्कीम्स चलानी पड़ती हैं, पीएम किसान, मनरेगा, ये सब पैसे ही तो दे रहे हैं इसमें। तो क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट बहुत ढेर सारा एक्सपेंडिचर कर रही है। और जब गवर्नमेंट बहुत ढेर सारा एक्सपेंडिचर करेगी, तो गवर्नमेंट अगर अपने रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर गई तो गवर्नमेंट को हो जाएगा डेफिसिट। और गवर्नमेंट को अगर डेफिसिट हुआ तो उसको वो फाइनेंस करवाएगी, थ्रू बोरो करेगी। आपसे बोरो कर सकती है, बॉन्ड इश्यू करके बोरो कर सकती है, आईएमएफ से बोरो कर सकती है। तो वो क्या करेगी? फाइनेंस करवा रही है अपने डेफिसिट को, जिसे हम बोलेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग। एंड बाय द वे, ये गवर्नमेंट नई रोड, कैनल्स, बिल्डिंग ये सब बनवा के कर क्या रही है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसा सवाल है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। डेफिसिट फाइनेंसिंग का अगर टर्म समझ में आता आपको, तो आपने डेफिसिट फाइनेंसिंग देखा, इंडिया देखा, आपके दिमाग में आ गया कि डेवलपिंग नेशन में डेफिसिट हो रहा है और फाइनेंस किया जा रहा है, किस पर्पज के लिए होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वहां पर इतना ढेर सारा समझाने का मतलब ये है कि अगर आपको ये आता होता तो आपको वहां पर किसी को समझाना तो है नहीं, तो तुरंत आपको क्लिक होता और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप टिक करते और 2 नंबर आपकी जेब के अंदर। समझ रहे हैं इस बात को? तो आंसर क्या हो गया? ए। ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम चैनल, वहां पर क्लिक कीजिएगा, सब कुछ वहां पर मैटर आपको मिल जाएगा। नाउ प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट की बात कर ली हमने, लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। फैक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। In 2012, UPSC asked this question. Read carefully. In India, in the overall index of industrial production, the indices of 8 core industries have a combined weightage of 37.90%. Which of the following are among those 8 core industries? अगर ये 37.90 नहीं भी बताता मुझको, तो उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं बताता तो कोई बात नहीं। पूछना क्या चाह रहा है कि भाई आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में पता है या नहीं पता है? तो या तो आपको ये पता है कि ये कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं, ये तो बात आपको ये नहीं पता है। ऑप्शन क्या है? सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट एंड टेक्सटाइल। और यहां पर आप कोई गैस वर्क नहीं लगा सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको या तो पता है या तो नहीं पता है। भाई कौन कौन सी आती हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज में? क्रूड ऑयल, स्टील, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल। टेक्सटाइल इज नॉट द पार्ट ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज दैट वी हैव। तो यहां पर टेक्सटाइल नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस? फैक्चुअल क्वेश्चन। आपको या तो ये पता है या तो नहीं पता है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन और देखते हैं। इन 2015 यूपीएससी आस्क्ड इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेटेज। अब पूछ रहा है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज में किसका हाईएस्ट वेटेज है, कोल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन या स्टील प्रोडक्शन। देखिए एक होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो वेटेज होता है वो है 40.27%। नाउ 40.27% ये पूरी कंबाइंड 8 कोर इंडस्ट्रीज का होता है। इंडिविजुअल का क्या होता है, कोल का होता है 10.33%, क्रूड ऑयल का 8.98%, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हाईएस्ट वेटेज किसका है, रिफाइनरी प्रोडक्ट 28.04%, और उसके बाद कौन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। या तो आपको इनके वेटेज एकदम पॉइंट बाय पॉइंट याद है, ये तो याद नहीं है, लेकिन कम से कम ऑर्डर तो याद हो सकता है। मे भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ना याद हो, लेकिन ऑर्डर आप जरूर याद कर सकते हैं कि रिफाइनरी प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन में क्या मेंशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चन। तो आपको फैक्ट की बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस होनी चाहिए, और प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको एलिमिनेशन टेक्निक की। आइए देखते हैं एलिमिनेशन टेक्निक का ये सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। इन 2015 यूपीएससी आस्क्ड देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट budget year after year, which of the following actions can be taken by the government to reduce its deficit। तो गवर्नमेंट कौन कौन से एक्शन ले अपने डेफिसिट को कम करने के लिए, रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वेलफेयर स्कीम्स, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास, और ये आपको कोड दिया है, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। अब यहां पर समझिए ये सवाल एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे लगेगा। आपको डेफिसिट पता है, डेफिसिट क्या होता है, जब आपका एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू से ज्यादा है तभी आपको घाटा हो रहा है, करेक्ट। यानी अगर डेफिसिट को घटाना है तो या तो एक्सपेंडिचर को हम कर दें कम, या तो रेवेन्यू को बढ़ा दें। दो ऑप्शन हो सकते हैं ना, अगर आपको अपने घाटे को कम करना है तो या तो आप अपने खर्चे कम कर दीजिए, या तो आपके पास जो आमदनी आ रही है उसको बढ़ा दीजिए, या तो रेवेन्यू इंक्रीज कर दीजिए, या तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर दीजिए। अब ऑप्शन पढ़िए, रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किसी तरह के एक्सपेंडिचर को कम करने की बात कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन सही है। लेकिन आप देखेंगे तो 1 1 1 यहां पर है, 2 में नहीं, तो बी एलिमिनेट हो गया। तो पहले ऑप्शन से आपने बी एलिमिनेट कर लिया। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वेलफेयर स्कीम। अगर गवर्नमेंट ने नई वेलफेयर स्कीम, पीएम किसान, अगर ऐसी वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की मनरेगा जैसी, तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा या ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा तो ये डेफिसिट बढ़ेगा या घटेगा, ये डेफिसिट बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ये स्टेटमेंट तो नहीं होगी। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम से तो डेफिसिट नहीं कम होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो बी तो एलिमिनेट था ही, डी और एलिमिनेट हो जा रहा है। यानी अगर सेकंड ऑप्शन भी आप देख लेते तो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाते, बी और डी। अब देखना पड़ेगा ए और सी में कौन सा सही है। यानी 1 तो सही है, चेक किसे करना है, 3 को। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, अगर सब्सिडीज को रैशनलाइज कर दिया जाए, मान लीजिए मुझे कोई सब्सिडी मिलती है लेकिन डुप्लीकेशन की वजह से वही सब्सिडी मुझे 2 बार मिलती है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम सब्सिडीज को रैशनलाइज कर दें तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो उसका डेफिसिट कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो थर्ड एकदम ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो आपने क्या किया, एलिमिनेशन टेक्निक यूज की और 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, और फिर बचे 2 ऑप्शन से आपने देखा कि आंसर क्या है। ये फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत है, एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज। अरे आप इंडस्ट्रीज बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा या ज्यादा होगा, तो डेफिसिट बढ़ जाएगा। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस, एलिमिनेशन टेक्निक से लग सकता है। देखिए वहां पर आपको सब कुछ तो नहीं आएगा, कोई भी एग्जाम में आपको सब कुछ तो नहीं आ सकता। महाज्ञानी तो आप नहीं हो सकते, ना ही आप हो सकते, ना ही मैं हो सकता, ना ही कोई भी नहीं हो सकता। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हम अपने ब्रेन का बेहतरीन एप्लीकेशन कर सकते हैं। बिना डरे हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जज्बा दिखा सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन में हमको 4 स्टेटमेंट दिख रहे हैं और उनमें से मुझे केवल एक स्टेटमेंट पता है, तो भी उस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूंगा और ये देखूंगा कहीं उस स्टेटमेंट से एलिमिनेशन टेक्निक लग के क्वेश्चन बन तो नहीं जा रहा। वहां पर हम करेंगे ब्रेन का एप्लीकेशन, क्योंकि यूपीएससी में सभी सवाल तो ऐसे नहीं होंगे जो आपको आते हों, लेकिन एक चीज जरूर आपके पास होगी, वो है कॉन्फिडेंस और कॉमन सेंस लगाने की ताकत। आप वहां पर अपने ब्रेन का एप्लीकेशन कीजिए और एलिमिनेशन टेक्निक से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
समझ रहे हैं इस बात को? तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एलिमिनेशन टेक्निक की। देखिए 2015 में ये सवाल पूछा था, एलिमिनेशन टेक्निक से भी सॉल्व हो जाता। इसका आंसर क्या है? ए। नाउ लास्ट, द प्रैक्टिस ऑफ कॉमन सेंस। इसका सवाल लेते हैं। In 2013, UPSC asked Reserve Bank of India regulates the commercial bank in the matters of liquidity of asset, branch expansion, merger of bank, winding up of bank। बताइए इसका आंसर क्या है? कॉमन सेंस का सवाल है। देखिए आरबीआई क्या है? आरबीआई इज सभी बैंकों का, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, सभी बैंकों का क्या है? पापा है। इट्स अ फादर। फादर का काम है सभी बैंकों को रेगुलेट करना। व्हाट इज रेगुलेटर? अरे फैन का रेगुलेटर देखा आपने, जो स्पीड को कंट्रोल करता है। आरबीआई पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, जैसे सेबी पूरे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये सब रेगुलेटर है। रेगुलेटर का काम है पूरे सेक्टर को रेगुलेट करना। तो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है आरबीआई, और जो रेगुलेटर है उसकी बात माननी जरूरी है। अब देखिए रेगुलेटर पापा की तरह काम करेगा। लिक्विडिटी ऑफ एसेट, पहला ऑप्शन देखिए, लिक्विडिटी ऑफ एसेट। तो लिक्विडिटी कौन चेंज कर सकता है एसेट की? आरबीआई। कैसे? एसएलआर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अगर आपको ये टर्म्स नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज तो समझ में आ रही कि लिक्विडिटी ऑफ एसेट अगर कोई कर सकता है, वो कौन है रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, रेगुलेट कर सकता है, वो है आरबीआई। ये चीज समझ में आई। ब्रांच एक्सपेंशन, आपको रूरल एरियाज में अपनी ब्रांच का एक्सपेंशन करना है ना? किसकी परमिशन लेनी जरूरी है? आप बिना पापा की परमिशन से एक्सपेंड नहीं हो सकते, तो आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रांच एक्सपेंशन के लिए। मर्जर ऑफ बैंक, आपको किसी और से मिलना है, मर्ज होना है, किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? डैड की, आरबीआई की। वाइंडिंग अप ऑफ बैंक, तो अगर वाइंडिंग अप होना है बैंक का, तो आरबीआई की सर्टिफिकेट इश्यू करेगी उस बैंक के वाइंडिंग अप के लिए, इसलिए आरबीआई ही उसको रेगुलेट करेगी। तो अगर ये सवाल मुझे बस इतना पता होता कि आरबीआई पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, तो ये सवाल मैं कॉमन सेंस से भी लगा सकता था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4, दीज आर कॉमन सेंस से हो जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे? फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक से लग सकते हैं, कॉमन सेंस से लग सकते हैं, और कॉन्सेप्ट से लग सकते हैं। तो हम यहां पर करेंगे सभी तरह के कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस, यानी कॉन्सेप्चुअल की प्रैक्टिस करेंगे बेसिकली, और प्रैक्टिस करेंगे थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है? तो आपको ये सीरीज कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा। ये आंसर है। ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव। अगर आई होप कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये नई सीरीज आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कंटिन्यू करना है या नहीं करना है? अगर आपको सीरीज अच्छी लगेगी तो हम कंटिन्यू जरूर करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, और इंस्टाग्राम फेसबुक में आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट होइए, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में आप इसको अपने साथ प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और इसको पढ़कर आप एक बार जा सकते हैं, क्योंकि ये आपको हमेशा डायरेक्शन ओरिएंट करेगा। देखिए बहुत ढेर सारी टेस्ट सीरीज लगाने के बाद हमारी डायरेक्शन कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। उस डायरेक्शन को फिर से वापस लाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।